दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक एक गरीब किसान था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। विवेक अपना पेट पालने के लिए एक घमंडी सेठ के खेतों में काम किया करता था और वह सेठ उसे हर दिन काम के समय पर खाना दिया करता था और साथ ही थोड़ा बहुत उसे महीने में पैसे भी दे दिया करता। बदले में वह सेठ दिन रात विवेक से खेतों में काम करवाता था। विवेक बड़ा ही ईमानदार था। वह मन लगाकर सेठ के खेतों में काम किया करता। वह कभी भी अपने काम में आनाकानी नहीं करता था। उधर दूसरी तरफ वह सेठ भी उसे अपने सारे कामों में व्यस्त रखता था ताकि वह कोई और काम ना कर सके। विवेक बहुत ही समझदार और दयावान था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें देखी थी। उसने बहुत संघर्ष किया था और वह बहुत ही दयावान था। विवेक जब भी शाम को खेतों से काम करके घर लौटता तो वह अपने आसपास के उन गरीब और अनाथ बच्चों को खाना खिलाया करता था। विवेक खुद भी अनाथ था, इसलिए वह उन अनाथ बच्चों का दुख समझता था। विवेक के पास भले ही धन दौलत नहीं थी, भले ही उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दिल से बहुत अमीर था और वह हमेशा उन अनाथ बच्चों की देखरेख किया करता था। आसपास के लोग भी विवेक की बहुत तारीफ किया करते, वह उसकी कद्र किया करते। एक दिन की बात है, विवेक शाम का काम खत्म करके सेठ के घर पहुंचा और वह सेठ से कहता है, सेठ जी, पिछले महीने भी आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे और अब तो ये महीना भी खत्म हो चुका है। कृपया करके मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। हाँ हाँ विवेक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें कल ये बात बताने वाला था। चलो, आज तुमने खुद ही ये पूछ लिया। विवेक, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इसी महीने मेरी बेटी की शादी है और इस महीने में मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम तो समझदार हो, तुम सभी के दिल की बात समझते हो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पर सेठ जी, पिछले महीने भी तो आपने मेरे पैसे नहीं दिए थे और अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। अब आप ही बताइए, मैं घर जाकर क्या खाऊंगा? यदि आप पूरे पैसे नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इस महीने मैं आधे से ही काम चला लूंगा। विवेक की यह बात सुनकर सेठ क्रोधित हो उठा और वह विवेक से कहता है, अरे कैसे आदमी हो तुम? क्या तुम किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकते? क्या तुम किसी की तकलीफ नहीं समझ सकते? तुम मेरे खेतों में काम करते हो तो क्या मैं तुम्हें उसके बदले में एक वक्त का मुफ्त खाना भी तो देता हूं? क्या उसमें पैसे नहीं लगते? तो अब तुम्हें क्या चाहिए? पर मालिक, मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? देखो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अब तुम्हें मेरा काम करना हो तो करो, वरना तुम जा सकते हो। तभी विवेक निराश होकर वहां से बिना कुछ कहे जाने लगता है और तभी सेठ मन ही मन यह सोचने लगता है, विवेक तो कितना सीधा है। मैं इससे जितना चाहे उतना काम करवा लेता हूं और ये मुझसे कभी कुछ नहीं कहता। इसे मैं यूं ही नहीं जाने दे सकता। मुझे इसे कुछ न कुछ करके तो रोकना ही होगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो सेठ विवेक को पुकारते हुए कहता है, विवेक, एक मिनट, जरा रुको तो सही। सेठ के कहने पर विवेक एक बार फिर से रुक जाता है और फिर वह सेठ कहता है, विवेक, तुम समझते क्यों नहीं? घर में मेरी बेटी की शादी है और मेरा ढेर सारा पैसा उस पर लग चुका है। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन अमीर लोगों के घरों में शादियों में बहुत ज्यादा खर्च होता है। क्या तुम ये चाहोगे कि गांव भर में मेरी बेइज्जती हो जाए, लोगों के सामने मेरी नाक कट जाए? नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगा? मैं तो बस अपना कुछ पैसा मांग रहा था जिससे मैं अपना पालन पोषण कर सकूं, अपना पेट भर सकूं। देखो विवेक, मेरे पास पैसे नहीं है। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। एक तो घर में बेटी की शादी है और ऊपर से इतने सारे काम पड़े हुए हैं और काम करने वाला भी कोई नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरा हाथ बटा सकते हो? इतना कहकर वह सेठ रोने का नाटक करने लगता है। यह देख विवेक का दिल पिघल जाता है, क्योंकि विवेक एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान है। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए एक बार फिर से
वह उस सेठ के लिए काम करने को तैयार हो जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ वह सेठ मन ही मन यह सोच रहा था, बेवकूफ कहीं का, अपने आप को बहुत समझदार समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं भी क्या चीज हूं। मैं उसे इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाला। विवेक निराश होकर घर लौट रहा था। तभी आसपास के उन गरीब और अनाथ बच्चों ने विवेक को देखा और वह भागे भागे उसके पास जा पहुंचे। उन सभी को देखकर विवेक और भी ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और यह सोचकर विवेक और ज्यादा परेशान हो गया कि आज वह पहली बार उन गरीब और अनाथ बच्चों को कुछ नहीं दे पाएगा। उसने जैसे तैसे खुद को मनाया और उन सभी बच्चों को वहां से चले जाने के लिए कहा। सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं और विवेक अकेले बैठकर रो रहा था और रोते रोते वह कहता है, हे ईश्वर, आज मुझे माफ कर दो। मैं आज इन बच्चों को कुछ नहीं दे सका। ये बच्चे हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि मैं इनके लिए कुछ खाना लेकर आऊंगा, इन्हें कुछ खिलाऊंगा, लेकिन आज मैंने उनकी वो उम्मीद तोड़ दी। बच्चों, मुझे माफ करना। रोते रोते विवेक सो जाता है और तभी उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक बच्चा दिखाई देता है और वह विवेक से कहता है, कल सूर्यास्त के बाद आप उस सेठ के खेतों में जाना और वहां पर जो बड़ा वाला पेड़ है उसके नीचे 1 फीट तक खोदना। तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा और यह काम तुम्हें अगले 2 दिनों तक करना होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, 1 फीट ही खड्डा खोदना है, उससे ज्यादा नहीं। और जो भी चीज तुम्हें वहां से मिलेगी उस समय तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में स्वार्थ हुआ तो वह चीज पल भर में राख बन जाएगी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। विवेक अपने बिस्तर से उठता है, लेकिन उसे वो सपना याद नहीं रहता और वह जल्दी जल्दी सेठ के खेतों में चला जाता है। वहां मेहनत करके वह वापस घर लौटता है और तभी अचानक उसे वो सपना याद आ जाता है और तभी उसे ये भी याद आता है उसे वह गड्ढा सूर्यास्त के बाद ही खोदना है। इसलिए विवेक एक बार फिर से दौड़ा दौड़ा उस सेठ के खेतों में जाता है और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे वहां पर 2 सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसे देखकर विवेक बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब वह उन भूखे बच्चों को कुछ खाना खिला पाएगा। ये सोचकर वह उन दोनों सिक्कों को लेकर घर लौट आता है और आते वक्त वह उन बच्चों के लिए कुछ खाना भी लेकर आता है और बदले में वह उस दुकानदार से कहता है कि वह उनके पैसे उन्हें कल लौटा देगा। आज विवेक बहुत खुश था क्योंकि वह उन बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आया था। विवेक और वे सभी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठकर विवेक बाजार चला जाता है और सेठ को यह संदेश भिजवा देता है कि आज वो खेत पर नहीं आ पाएगा। इस बात से सेठ को थोड़ा शक होता है। सेठ मन ही मन यह सोचता है, कहीं वह विवेक कहीं और काम तो नहीं करने लगा। इधर दूसरी तरफ विवेक बाजार में सुनार के पास जाता है और उन सोने के सिक्कों को बेचकर बदले में कुछ पैसे लेकर घर आता है और फिर से वो शाम होने का इंतजार करने लगता है। आज सूर्यास्त से पहले ही विवेक खेतों में जा पहुंचता है और सूर्यास्त होते ही वह वहां पर फिर से एक बार गड्ढा खोदने लगता है। विवेक गड्ढा खोद ही रहा था कि तभी वहां पर उसे एक पोटली मिलती है जिसमें कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए थे, जिसे देखकर विवेक इस बार और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और वह सोचता है कि इससे मैं एक बहुत अच्छा काम शुरू कर सकता हूं और सभी अनाथ बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। इतना सोचकर विवेक उस पोटली को उठा लेता है और वापस घर लौट आता है। अगली सुबह भी वह सेठ को संदेश भिजवा देता है कि आज भी वह खेतों में नहीं आएगा और शायद अब कभी भी नहीं। यह बात सुनकर उस सेठ को शक होने लगा और वह यह सोचने लगा, आखिर बात क्या है? ये काम पर क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये जाता कहां है? सेठ गांव आता है और लोगों से पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि विवेक हर रोज सुबह बाजार जाता है और शाम के वक्त किसी ने उसे उन सेठ के खेतों में भी देखा था। यह बात सुनकर सेठ सोचता है कि आज तो वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। आज वह खुद
विवेक पर नजर रखेगा। विवेक एक बार फिर से सूर्यास्त से पहले ही सेठ के खेतों की तरफ जा रहा था। सेठ ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगा। वह छुपकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, विवेक ने जमीन खोदनी शुरू की और थोड़ा ही खोदने पर विवेक को एक घड़ा मिला और उस घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। सेठ ने यह सब कुछ देखा और तुरंत ही वहां भागा भागा आया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें लगा था तुम बहुत चालाक हो, मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे ही खेतों से रोज रोज सोने के सिक्के निकाल रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे खेत में दबे हुए उस खजाने की ताक में हो। लेकिन अफसोस, ये खेत मेरा है और इस खेत में से निकला हुआ ये घड़ा भी मेरा ही है। जरा देखो तो, इसमें कितनी सारी सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं। उसकी तरफ देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घड़े में बहुत सारा सोना भरा हुआ था। सेठ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है, वाह, अब तो मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पूरे गांव में लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। अब तो इस पूरे गांव में मेरा ही राज चलेगा। ये सोचते हुए सेठ के मन में स्वार्थ भरा हुआ था, जिस कारण वह घड़ा पूरी तरह से राख में बदल गया। और यह देखकर सेठ चौंक गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो सोने भरे हुए थे। आखिर वह सोने से भरा हुआ घड़ा कहां गया? और अचानक ये राख कहां से आ गई? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? इसमें तो पहले से ही राख भरी हुई थी। लगता है आपने गलती से इसमें सोना देख लिया था। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। बताओ, इस घड़े का सोना कहां गया? सेठ जी, इसमें मैंने क्या किया? ये जमीन आपकी है और ये घड़ा भी आपका है। जैसा कि आपने कहा था कि इस जमीन में जो खजाना छुपा हुआ है वो आप ही का तो है। इतना कहकर विवेक वहां से हंसते हुए जाने लगता है। तभी वह सेठ क्रोधित होते हुए विवेक से कहता है, ज्यादा खुश मत हो। तुम तो वैसे भी गरीब थे और आगे भी गरीब ही रहोगे। और मेरी तो छोड़ो, मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे हाथ भी तो कुछ नहीं लग पाया। इसलिए कल से मेरे घर पर काम के लिए मत आना। मैं भी देखता हूं कि पूरे गांव में तुम्हें कौन काम पर रखता है। विवेक उस सेठ की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह मुस्कुराता हुआ वापस घर लौट आता है, क्योंकि विवेक को पहले से इतना धन मिल चुका था कि उसे किसी के यहां पर काम करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और वह उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने लगा और देखते ही देखते वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी भी बन गया। साथ ही साथ उन पैसों से विवेक ने उन सभी अनाथ बच्चों की, उन सभी गरीब बच्चों को अच्छा खाना दिया, रहने के लिए अच्छा स्थान दिया और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था भी करवाई। उधर दूसरी तरफ उस सेठ के घर पर एक बड़ी विपदा आन पड़ी और उस सेठ का सब कुछ बर्बाद हो गया। उस सेठ के पास अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। वह सड़क पे आ चुका था। वह अब खाने तक के लिए मोहताज हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने समय पर, अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है, समय जरूर बदलता है। ये समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। यदि आज आपके पास पैसा है तो कल किसी और के पास होगा। यदि आज आप अमीर हैं, यदि आज आपका अच्छा समय चल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका समय हमेशा यूं ही अच्छा बना रहेगा। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।